हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th चैप्टर और आपका 5th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, जिसमें हम सबसे पहले पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो बने रही वीडियो के एंड तक। और जो पहली बार चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो पियाजे की थ्योरी है, इसकी वीडियो मैंने अलग से और भी बनाई है, जिसमें मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जो पियाजे के जो उन्होंने ब्रेन को 2 तरह से डिवाइड किया है, मेन कोग्निटिव स्ट्रक्चर और कोग्निटिव फंक्शनिंग में, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, वो आपको वहीं पे मिलेगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे, पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसे कहते हैं और उनका मानसिक विकास का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो पियाजे ने दिया है। तो फ्रेंड्स, जब हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट किया था, तो डिफरेंट आपने एस्पेक्ट्स हमने उसमें किए थे डेवलपमेंट के, चाहे आपका वो फिजिकली हो, चाहे आपका मेंटली हो। मीन उसमें हमने सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट किया था और आपका फिजिकली डेवलपमेंट किया था और आपका सोशल डेवलपमेंट जो है उसमें डिस्कस किया था। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाती है, और जो फिजिकली डेवलपमेंट है उसमें हमने ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स पढ़ा था। और सोशल डेवलपमेंट में हमने क्या किया था? आपका इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट जो है पढ़ी थी। तो आज जो है हम जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसी का जो है सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो जीन पियाजे थे, ठीक है, ये जीन पियाजे हैं और इनका पिक यहाँ पे देख सकते हो आप। उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कैसे होता है, यही उन्होंने सिद्धांत अपना दिया है। तो जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने बच्चों में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है ये जानने के लिए उन्होंने खुद के बच्चों पर खोज की। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास जो संबंधी जो भी क्रियाएं थी, ठीक है, मेंटली डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी बच्चे क्रियाएं करते रहे, उनको वो बिल्कुल बारीकी से स्टडी करते रहे। और परिणाम स्वरूप में रिजल्ट में उन्होंने क्या पाया कि, और मतलब कि बच्चों में जो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, मीन जो बच्चों में मानसिक बुद्धि होती है उसका विकास स्टेजेस में होता है। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनके सिद्धांत का नाम क्या है? मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और उन्होंने जो था पानी के घोंगे पर भी अध्ययन किया था। पानी के घोंगे मीन घोंगे आपके जो स्नेल्स होती है, ठीक है, तो उन पर भी स्टडी की। उसी स्टडी के बेस पर जो है उनका ये कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है आगे कंटिन्यू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, देखिए, जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, आपको पता है कोग्निटिव किससे रिलेटेड है? हमारे जो बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और आपकी रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी हमारी कहाँ पे आती है? ये हमारी इंटेलिजेंस में आती है, संज्ञानात्मक जो है बुद्धि में आती है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बच्चों के सीखने, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, सूचनाएं किस तरह से एकत्रित करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये, जिसमें कि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है। ठीक है, भाषा को हम सीखते हैं, हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण शक्ति और हमारा लॉजिकल इसमें शामिल होता है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर बात की जाए पियाजे की, तो पियाजे जो थे मानते थे कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मीन जैसे ही बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनके साथ बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, मीन बच्चे जन्म से ही जो है जैसे कि वो देखना शुरू करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं या वस्तुओं को तक पहुँचना, मीन जो चीज़ बच्चे ने देख ली वहाँ तक पहुँचना। ठीक है, तो ये सब बच्चे के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन मानते हैं? पियाजे मानते हैं। और पियाजे के अनुसार
ज्ञानात्मक विकास मीन जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित होगा, खोज पर आधारित होगा। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं, पियाजे मानते हैं। मीन कॉपी पे जो है जस्ट ज्ञानात्मक विकास का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ की नकल कर ले और एज इट इज अप्लाई कर दे, जी नहीं। जब बच्चा खुद इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होके खुद वातावरण में रहकर आसपास से जो है चीज़ों को खुद सीखेगा, उन पर सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, तभी उसको क्या माना जाएगा, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास माना जाएगा। तो ऐसा पियाजे मानते हैं। तो नेक्स्ट है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो हमारे पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, संरचनात्मक सिद्धांत जो है किसने दिया है, ये पियाजे ने ही दिया है। रेडिकल मीन्स आपके कट्टरपंथी रचनावादी जिनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल का मतलब क्या है, रेडिकल का मतलब बिल्कुल कट्टरपंथी। मीन पियाजे जो थे बिल्कुल ये बिलीव करते थे, हार्डली बिलीव करते थे कि जो बच्चा है खुद चीज़ों को सीखता है। मतलब वो समाज और संस्कृति से बिल्कुल परे उसको रखा गया। ठीक है, मीन बच्चा खुद चीज़ों को सीखेगा। समाज और संस्कृति की अगर बात की जाए तो जो हमारे वाइगोत्स्की है उन्होंने सोशल एंड कल्चरल जो है एस्पेक्ट्स को जो है इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चे सोसाइटी और कल्चर से जो है इंटरेक्ट होकर चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जो हमारे पियाजे हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। वो मानते हैं कि बच्चा खुद जो है करके अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है रचनावादी सिद्धांत जो है पियाजे ने यहाँ पे दिया है। तो पियाजे ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखिए, चिल्ड्रन आर द एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में बच्चों को छोड़ दो, खुद चीज़ों को सीखेंगे। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर आप मान लीजिए आफ्टर 5 एज आप बच्चों के पास एक खिलौना दे दीजिए, कोई गाड़ी दे दीजिए, कार दे दीजिए, तो बच्चा खुद उन चीज़ों को उसको तोड़ मरोड़ के खुद सीखेगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो खुद सीखता है वो चीज़ों को। तो पियाजे ने जो है एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, और क्रियाओं को सबसे ज़्यादा महत्व पियाजे ने दिया है। और पियाजे मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है इज़ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब जो बच्चे का विकास है मीन वो जो है एक ही जो है गति से नहीं होता है, बल्कि बच्चे का जो विकास होगा वो डिफरेंट स्टेजेस में होगा। ठीक है, तो उन्होंने जो है टोटल 4 जो थी स्टेजेस थी वो दे रखी है। ठीक है, उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चा जो है अलग अलग स्टेजेस में जो है अलग अलग चीज़ों को सीखता है। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो है पियाजे ने बताया है। और अगर बात की जाए आगे तो अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम अडल्ट्स देन इन अमाउंट। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। पियाजे मानते हैं कि जो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे होते हैं दोनों बराबर ही सोचते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों बराबर ही सोचेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो एक जैसी होगी। ठीक है, और लेकिन क्वालिटी या काइंड्स बिल्कुल अलग होगी। जी हाँ, मेन क्वांटिटी मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने कोई 10 थॉट सोचे। ठीक है, 10 विचार इनके दिमाग में आए और बड़े बच्चे के दिमाग में भी 10 विचार आए। लेकिन जो छोटे बच्चों के जो विचारों की जो क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता होगी मीन वो अलग होगी। ठीक है, हो सकता है कि 10 जो बड़े बच्चे हैं उनके विचारों में क्या होगा, उनके विचारों में लॉजिकल होगा। ठीक है, कोई तर्क होगा। लेकिन जो छोटे बच्चों ने जो विचार किए, ठीक है, उनमें से हो सकता है कुछ 5 ही जो विचार थे, 5 ही जो उनके थॉट्स थे वो काम के थे, और बाकी जो 5 थे वो मतलब ऐसे ही उन्होंने नेव्स थ्योरी यूज करके जो थे अपने मर्जी से बना दिए। मीन अनुभवहीन सिद्धांत इनको बोलते हैं, भोले वाले सिद्धांत बोलते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत इनको कहते हैं, नेव थ्योरी इंग्लिश में इनको कहा जाता है। ये भी पूछ ली जाती है कि सहजानुभूत सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे और छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों बराबर सोचेंगे, लेकिन क्वांटिटी एक जैसी होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी और काइंड जो है बिल्कुल अलग होगी। नेव्स थ्योरी होती है जिसमें बच्चे जो है अपनी मर्जी से अपने अनुभवहीन मतलब अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का और वो अपनी मर्जी से सोच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे सोच रहे हैं कि ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी साथ में चल रहे हैं। तो इस एज में जो है बच्चों को जो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, ताकि वो बच्चों को बताएं कि उनके बीच पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो बताएं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये था पियाजे ने जो क्वांटिटी और क्वालिटी में जो डिफरेंस किया है छोटे बच्चों और बड़े बच्चों में। नेक्स्ट है पियाजे द्वारा दिए गए मुख्य 4 कारक हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेन जो 4 फैक्टर दिए हैं पियाजे ने वो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है मैच्योरिटी।
ठीक है। मेच्योरिटी है, इसमें 4 फैक्टर्स का मेच्योरिटी है, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़ है, सोशल इंटरेक्शन है और इक्विलिब्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मेच्योरिटी पढ़ेंगे। तो पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चे तभी चीज़ों को सीख पाएंगे जब बच्चे में क्या आएगी, मेच्योरिटी आएगी। और आपको पता है जो हमारी मेच्योरिटी है, हमारी परिपक्वता है, वो किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। मीन जब बच्चा जो है चीज़ों को सीखने के लायक होगा, चीज़ों को सीखने के सक्षम होगा जिस एज में, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। 5 साल के बच्चे को अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी समझाने बैठ जाओ तो वो नहीं समझ सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीन पियाजे ने अपने जो बच्चे थे उनको कुछ अभ्यास कार्य दिए। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे ने पाया कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ कुछ कार्य ही कर सके। ठीक है, और बाकी जो कार्य थे उनको वो नहीं कर पाया, क्योंकि उन कार्यों को करने के लिए वो बच्चे अभी तक मैच्योर ही नहीं हुए थे। ठीक है, जिन कार्यों को करने के लिए वो मैच्योर हुए थे वो तो उन्होंने कर दिए, लेकिन बाकी जिनकी मैच्योरिटी जो है, जिन कार्य को करने के लिए मैच्योरिटी अभी आई ही नहीं है बच्चों में, वो कैसे कर पाएंगे वो। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, कोग्निटिव जो मैच्योरिटी है, बच्चों में समझने की जो तर्क शक्ति है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में नहीं आती है। ठीक है, उसका अभाव पाया जाता है। 6 वर्ष के बाद बच्चा जो है कोग्निटिव मैच्योरिटी जो है आना उसमें शुरू होती है। तो ऐसा कौन मानते हैं, ये पियाजे मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला मैच्योरिटी उनका फैक्टर है। सेकंड है एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़। मीन बच्चा जो भी सीखेगा, ठीक है, अपने अनुभवों से सीखेगा, अपनी एक्टिविटी से सीखेगा, खुद कार्य को करके जो है सीखेगा। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में रह के सीखेगा। इसीलिए पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। किसने, पियाजे ने कहा है बच्चों को कि ये नन्हे वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये खुद जो है चीज़ों को सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। ठीक है, और उन चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए जो है पियाजे ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, बहुत ही कम महत्व दिया है। सोशल इंटरेक्शन की बात जो है वाइगोत्स्की ने की है, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे। उनके अनुसार बच्चा खुद चीज़ों जो है खुद से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, क्योंकि पियाजे तो मानते हैं कि बच्चा सामाजिक संपर्क से नहीं बल्कि खुद चीज़ों को करके सीखता है और अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशंस। तो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रेशन के बारे में मैंने इस थ्योरी को अलग से वीडियो एक बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने विद पिक्चर जो है इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है और आपका कोग्निटिव फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, ये सारा उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है जब हम जो है जब हम अस्पष्टता से स्पष्टता की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम इन अनक्लियरिटी से क्लियरिटी की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे दिमाग में अगर किसी चीज़ को लेके जो है कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो हम मतलब डिसइक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, फिर जब हम डिसइक्विलिब्रियम से जो है इक्विलिब्रेशन की तरफ जाते हैं तो वो कहलाता है आपका संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो आपका ह्यूमन ब्रेन है, उसके 2 एस्पेक्ट्स है। ये किसने माना है, ये आपके पियाजे ने माना है। और 2 एस्पेक्ट्स कौन से हैं, कोग्निटिव स्ट्रक्चर और कोग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है, तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर और कोग्निटिव फंक्शनिंग जो है इसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, कोग्निटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कोग्निटिव स्ट्रक्चर आपका संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। कोग्निटिव फंक्शनिंग मीन आपका संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली। कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो है इसमें स्कीमा आता है। तो स्कीमा जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्कीमा जो है हमारे दिमाग में क्या होता है, एक तरह से रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस मीन जो हमारे दिमाग में रिफ्लेक्सेस जो प्रतिबिंब बने होते हैं, जैसे कि बच्चे जन्म से ही कुछ ना कुछ प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है, जैसे कि लुकिंग, ठीक है, चीज़ों को मुंह में डालना और उनको चीज़ों तक पहुंचना या चीज़ों को पकड़ना, तो ये सब हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी सिचुएशन जो है इन्वायरमेंट में आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने जो दिमाग में जो इंफॉर्मेशन बनी हुई है उनका यूज़ करके एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा एक तरह से क्या होती है, पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे दिमाग में होगी। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा दिमाग है। ठीक है, तो ये दिमाग में जो है अलग अलग जो है यहाँ पे ये देखिए ये रूम्स बने हुए हैं।
पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनको बोल दीजिए, ठीक है। जैसे कि इस यहाँ पे हमारा मान लीजिए हमारे शादी से रिलेटेड हमारा विचार, और यहाँ मान लीजिए हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, और हमारा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम इन सूचनाओं का प्रयोग करके जो है अपनी जो लाइफ होती है उससे इंटरेक्ट करते हैं, अपने वातावरण में चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्कीमा होता है। स्कीमा एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे दिमाग में होती है और हमें अपने वातावरण के साथ संयोजन करने में सहायक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्कीमा है। तो स्कीमा का भी जो टर्म्स है वो पियाजे ने दे रखी है, ठीक है। तो पियाजे ने नेक्स्ट कोग्निटिव फंक्शनिंग की बात की है। तो कोग्निटिव फंक्शनिंग में उन्होंने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इसकी बात की है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एसिमिलेशन होता है आत्मसात करना, ठीक है। किसी बच्चे आत्मसात करना मीन किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाना, ठीक है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अभी तक ये नहीं पता है, पशुओं के बारे में नहीं पता है। अब उसने क्या किया, अब उसके सामने जो है चार टांगों वाला जानवर आया, और 4 टांगों वाला जानवर वो एक क्या था, डॉग था, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि ये क्या है, एक 4 टांगों वाला जो जानवर है वो क्या है, एक डॉग है, ठीक है। अब बच्चे ने जो पहले से उसके दिमाग में थॉट्स थे, अब उसने नए थॉट को अपने दिमाग में क्या कर लिया, उसको इंक्लूड कर लिया, समावेश कर लिया, इंक्लूजन कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया यहाँ पे, इंक्लूजन कर लिया उसका। अब बच्चा जब भी 4 पैरों वाले जानवर को देखेगा, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि वो क्या है, डॉग है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ डॉग को ही जाना है। अब क्या होता है, नेक्स्ट है अकोमोडेशन, समायोजन करना। समायोजन मीन एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना। अब देखिए बच्चे को बता तो दिया कि 4 पैरों वाला जानवर जो है वो एक कुत्ता है, ठीक है। अब उसने क्या देखा, एक और 4 पैरों वाला जानवर उसके सामने आया, और वो क्या थी, वो कऊ थी। अब बच्चा उस कऊ को क्या कहलाने लगा, उसको कुत्ता कहलाने लगा कि वो डॉग है। लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बताया कि नहीं, ये जो है डॉग नहीं है, ये क्या है, अब ये कऊ है, ठीक है। तो अब बच्चे को नई चीज़ और सीखने को मिली कि ये 4 पैरों वाला जानवर सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता है, वो गाय भी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में बच्चे ने न्यू नॉलेज को ऐड कर लिया, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन संतुलन बनाना। अब संतुलन कैसे बनाएगा वो, मीन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों की हेल्प से, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े इन दोनों की हेल्प से वो संतुलन बनाएगा। मीन अब कभी भी उसको जब कऊ दिखेगी, ठीक है, उसको कऊ दिखेगी तो उसको वो क्या कहेगा, मीन 4 पैरों वाला जानवर जो दिखेगा और वो कऊ होगी तो उसको वो कऊ ही कहेगा। और जब 4 पैरों वाला जानवर उसको डॉग दिखेगा तो उसको वो डॉग ही कहेगा। मीन अब उसने इक्विलिब्रियम बना लिया है, संतुलन बना लिया है अपने दिमाग में, नई चीज़ों को सीख लिया है कि जो चीज़ जिस चीज़ का जो नाम है वही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इसी को कहेंगे। तो ये था एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप आपको ह्यूमन ब्रेन जो 2 एस्पेक्ट्स है वो समझ आए हो। लेकिन एक बार आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे, ठीक है। उसमें अलग से मैंने पिक्चर बना के वहाँ पे समझाया है, तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा। अभी हम करने वाले हैं जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, वो आपने समझनी है। तो जीन पियाजे ने जो है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, ज्ञान के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो दे रखी है। तो सबसे पहली जो अवस्था है यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल के बीच में है। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 6 साल के बीच में है। और तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 साल के बीच में। और जो चौथी स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 साल या इससे अधिक अडल्ट तक, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस के जो यहाँ पे दे रखे हैं, ये हर स्टेजेस के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इन स्टेजेस में बच्चा ये चीज़ों को सीखता है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हिंदी में भी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। इंद्रिय जनित मीन बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा अपनी। सेंसरी मोटर मीन अपनी सेंसेस के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो आपका नाम से ही जो है अर्थ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इस हर एक स्टेज के जो है करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हर एक स्टेज के करैक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको आपने मेन समझना है क्योंकि एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सेंसरी
मोटर स्टेज बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अगर बात की जाए तो जब बच्चा भूख लगती है बच्चे को तो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसकी जो बालक की जो बुद्धि है, मीन जो उसका दिमाग है, उसका कैसे पता लगेगा, उसके कार्यों से पता लगेगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे बच्चा जो है बेड पर बैठा है, ठीक है, एक चद्दर पर बैठा है बच्चा, और चद्दर के थोड़ी सी दूर पर जो है खिलौना है, ठीक है। अब बच्चा उस खिलौने तक पहुंचना चाहता है तो वो क्या करेगा, उस चद्दर को क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो उसको खींच कर जो है उस खिलौने को ले लेगा, ठीक है। तो उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है इस स्टेज में, ठीक है। और अगर बात की जाए इस स्टेज की, तो इस स्टेज का जो मेन जो एक करेक्टरिस्टिक्स रहता है वो है अनुकरण करना, ठीक है। अन्य चीज़ों का अनुकरण करता है बच्चा यहाँ पे। इमिटेशन, बच्चों जो जैसे देखता है वैसा सीखता है। और स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, ठीक है। स्मृति और मानसिक निरूपण, या जो आपकी मेंटली और जो आपकी मेमोरी और मेंटली रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है ये स्टेज। तो चलिए तो थोड़ा इनका ओवरव्यू से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, मीन जो बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। जैसे कि चीज़ों को पकड़ना, देखना, ठीक है, तो वो थोड़े से अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। मीन जिन चीज़ों को वो पकड़ना चाहता है या जो चीज़ें वो करना चाहता है बच्चा, वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जैसे कि देख लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन जो चीज़ बच्चे ने यहाँ पे देख ली, जैसे कि यहाँ पे बच्चा पौड़ियों पे चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ रखी है, खिलौना रखा है, उस तक पहुँचना चाहता है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए बच्चा यहाँ से चलना शुरू करेगा, और उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। एकदम से नहीं पहुंच सकेगा, वो धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू करेगा वो, ठीक है। उसके एक एक छोटे छोटे कदम जो है रखेगा वो, तब जाके वो इस चीज़ तक पहुंचेगा। तो उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। और ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी, ऑब्जेक्ट जो है क्वाइट ट्रांजिटरी का यहाँ पे आपने मतलब समझना है, ठीक है। मतलब जो चीज़ होगी उसके लिए अस्थायी होगी, ठीक है। ट्रांजिटरी मतलब क्षणभंगुर मीन जो चीज़ उसने देखी अगर उसे हटा ले तो उसे लगेगा कि वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। मीन अगर जो चीज़ उसके लिए दिख रही है, उसके सामने है, सिर्फ उसका ही अस्तित्व होगा, और जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्टेज में बच्चा ऐसा सोचता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा जो है 2 साल का होना शुरू होता है तो उस टाइम तक जो है बच्चा समझ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनका भी अपने एक अस्तित्व होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है होती है, ठीक है। मीन हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अस्तित्व होता है, ठीक है। अगर मीन आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड जो है नहीं होगी, अगर चीज़ आउट ऑफ द साइट है तो वो आउट ऑफ द माइंड नहीं होगी। लेकिन जब बच्चा शुरू में होता है यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ पे जो है बच्चे के लिए चीज़ आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड होती है। तो जब जैसे कि बचपन में देख लीजिए, जैसे बचपन में जब हम छोटे बच्चे को कोई खिलौना उसका छुपा देते थे, ये कह के कि हाँ चिड़िया ले गया, कौवा ले गया, तो उसे लगता था कि सच में ही वो चीज़ नहीं है। लेकिन बाद में जब बच्चा 2 साल का होना शुरू होता है तो उसे अगर वो कोई चीज़ दिखाए और उसे पीछे छुपा ले तो उस बच्चे को लगेगा कि वो चीज़ बाकी में छुपा ली है, तो उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है 2 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो विशेषता है वो आ जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। डेफर्ड इमिटेशन की बात की जाए तो डेफर्ड इमिटेशन सेंसरी मोटर स्टेजेस में होता है बच्चों में। बिल्कुल जो चीज़ बच्चा देखेगा वैसा ही करेगा। हाँ, ये होगा कि बच्चा उस टाइम नहीं करेगा उस चीज़ को, बाद में छुपके से वो चीज़ कर लेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसने पापा को जो है शेविंग करते हुए देखा तो उस टाइम नहीं करेगा उस चीज़ को, लेकिन जैसे ही पापा इधर उधर गए तो वो चीज़ें उठा के करना शुरू कर देगा। तो डेफर्ड इमिटेशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्टेज का है, सेंसरी मोटर स्टेज का है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सेंसरी मोटर स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, और इसको यहाँ पे 2 जो है स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट 2 से 4 साल तक उसे प्री कंसेप्चुअल फेज कहेंगे, और दूसरी है आपकी 4 से 7 साल तक इसे इंट्यूटिव फेज कहेंगे। तो सबसे पहले तो पूर्व संकल्पनात्मक या प्री कंसेप्चुअल फेज को पढ़ लेते हैं।
तो देखिए इस स्टेजेस में बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस स्टेज के। तो मेक मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्ट फॉर्मेशंस, तो पहचानने में और कंसेप्ट का निर्माण करने में बच्चे गलतियां करते हैं। मीन इसमें बच्चे का कंसेप्ट अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। उसके लिए सभी जो मेल होंगे वो उसके पापा होंगे और जो सभी फीमेल होंगी उसके लिए मम्मी होती है, ठीक है, ऐसा बच्चा उस स्टेज में मानता है, ठीक है। और मीन कंसेप्ट क्लियरेशन अभी उसकी नहीं हुई है। नेक्स्ट है मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज क्वाइट इलॉजिकल, ठीक है, मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज क्वाइट इलॉजिकल, मीन जो भी वो चीज़ सोचेगा, ठीक है, उसमें रीज़न नहीं होगा, तर्क बिल्कुल नहीं होगा। अगर गाय को देखेगा जिसकी 4 टांगे हैं, बाद में हाथी को देख लेगा जिसकी भी 4 टांगे हैं, तो उसे भी गाय ही मानेगा। मीन उसकी थिंकिंग अभी लॉजिकल नहीं हुई है, रीजनिंग जो है उसमें नहीं आई है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है फार फ्रॉम रियलिटी, तो फार फ्रॉम रियलिटी मीन बच्चे का अभी तक वास्तविकता से जो है दूर दूर का नाता होता है। रियलिटी क्या है वास्तव में वो बच्चों को इस उम्र में समझ नहीं आती है। ईगोसेंट्रिक जो है यहाँ पे अपने समझ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ईगोसेंट्रिक जो बच्चे की विशेषता है उसका मतलब क्या है, अहम केंद्रित का मतलब ये नहीं है कि बच्चे में ईगो है, ईर्ष्या है उसमें, जी नहीं। ईगोसेंट्रिक का मतलब है जो बच्चा है अपने आप को जो है पूरे विश्व का केंद्र मानता है। मीन बच्चा सोचेगा कि जो भी चीज़ें हो रही है उसके आसपास उसी के लिए हो रही है, बारिश हो रही है, सूरज उग रहा है, चांद आ रहा है, ठीक है, सब उसके लिए हो रहे हैं, उसी के लिए जो है सब कुछ चांद तारे आ रहे हैं, ठीक है। मीन मम्मी पापा सिर्फ उसी के हैं, उसके भाई बहन के नहीं हैं। जो चीज़ें मीन इस स्टेज में जो है बच्चे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड बच्चा होता है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक जो है यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। तो ईगोसेंट्रिक स्टेज भी आपकी कौन सी स्टेज में आती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। नेक्स्ट है ये इंट्यूटिव फेज जो कि 4 से 7 वर्ष के बीच में आती है, ठीक है। तो ये भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेजेस का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें बच्चे जो है अपने वातावरण की जो वस्तुएं होती है उनको पहचानना और उनमें विभेद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझना, उनमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। और अगर बात की जाए तो कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, यहाँ पे जो है बच्चों के थोड़े से कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन अब जो है बच्चा 4 साल का या 4 से 7 साल के बीच में होता है तो उनको समझ आ जाता है कि जो उनकी मीन की जो सभी जो मेल हैं वो सारे जो है उसके पापा नहीं हैं, ठीक है, और सभी जो फीमेल है उसकी मम्मी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो थिंकिंग है उसकी अभी तक भी लॉजिकल नहीं होती है, ठीक है, अभी भी तर्क उसमें नहीं आता है उसकी सोच में। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, मीन अभी तक जो भी चीज़ वो सोचेगा उसमें अभी क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनेबिलिटी टू रिवर्स, ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टने में असमर्थता, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी होती है इसमें, अनेबल होता है चीज़ों को रिवर्स करने में, ठीक है। मतलब अगर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई बहन है, उसने बोला कि हाँ मेरी बहन है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या तुम्हारी बहन का कोई भाई है, तो उसे ये पता नहीं होता कि उसकी बहन का भी कोई भाई है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरी एक बहन है, उसका भाई है या नहीं ये उसे पता नहीं होता है। मीन इरिवर्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। इनेबिलिटी टू रिवर्स मीन इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी किस में होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में होती है। नेक्स्ट है अनेबल टू कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, संरक्षण में असमर्थता। अनेबल टू कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो संरक्षण में असमर्थता को आप किस चीज़ से समझोगे, देखिए जैसे कि अगर बच्चे को मान लीजिए 2 गिलास दे दी जाए, ठीक है, 1 गिलास ये और 1 गिलास ये, जूस का गिलास दे दी जाए, ठीक है, जूस का ग्लास, इसमें जूस भरा हुआ है, दोनों में बराबर मात्रा में जूस भरा हुआ है। और अगर आप बच्चे को और उनके सिर्फ इनकी शेप चेंज है गिलासों की, अगर बच्चे को पूछा जाए कि आप कौन सा गिलास लोगे या किस में ज़्यादा है, तो बच्चा इसको चूज़ करेगा, क्योंकि उसमें अभी तक जो है कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी में अभी तक वो डिफरेंस करना मैं नहीं समझा है चीज़ों को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ मीन सेंट्रेशन, यहाँ पे सेंट्रेशन ऑफ थॉट रहती है, एक ही चीज़ को वो देखेगा, ठीक है, एक ही चीज़ को देखेगा, लंबाई तो उस चीज़ की लंबाई को देखेगा, मोटाई तो उस चीज़ की मोटाई को ही देखेगा, ठीक है। अगर जैसे कि ये माला है, ठीक है, यहाँ पे बीट्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे बीट्स हैं और ये यहाँ पे जो बीट्स हैं वो इकट्ठे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर उससे पूछा जाए कि कौन सी माला बड़ी है, ठीक है, कौन सी माला में सबसे ज़्यादा बीट्स हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे 5,
5 वीट्स यहीं पे है, 5 वीट्स भी यहीं पे है, तो वो इसको चूज़ करेगा जिसकी लंबाई उसको लग रहा है कि जो जहाँ पे अलग अलग लंबे तक जो है मनके बिखरे हुए हैं वो माला सबसे बड़ी है, और जिस माला में इकट्ठे ही जो है मनके हैं एक जगह पे है वो माला छोटी है। मीन अभी तक उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी में अभी कंजर्वेशन जो है वो चीज़ों को संरक्षण में असमर्थ है वो। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन का थॉट था। ठीक है, सेंट्रेशन ऑफ थॉट उसमें रहती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेजेस अब आती है प्री ऑपरेशनल के बाद आपकी स्टेजेस आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 साल के बीच में होती है। ठीक है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त मीन जो चीज़ें अब उसके सामने होगी उन चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल लॉजिकल लगाना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा, और सबसे पहला लॉजिकल जो है इसी स्टेज में आता है। ठीक है, लॉजिकल स्टार्ट, बच्चे का लॉजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विषय और घटनाओं के बारे में तर्कपूर्ण ढंग से सोचना यहाँ पे वो शुरू कर देता है। इस स्टेज की सबसे ज़्यादा विशेषता बड़ी यही है कि लॉजिकल यहाँ पे बच्चों में आ जाता है। और कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, अब उसमें जो है कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, चीज़ों को समझना वो शुरू कर देता है। ठीक है, एबिलिटी टू रिवर्स अगर बात की जाए तो, और इसी स्टेज में जो है बच्चा एबिलिटी टू रिवर्स चीज़ों को रिवर्स करके जो है देखना शुरू कर देता है वो। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स कहाँ पे आती है आपकी, जो आपकी सेकंड स्टेज थी, और रिवर्स और जो है चीज़ों को रिवर्स करना कब शुरू कर देता है वो इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में। अब उसको पता लग जाता है कि जो उसकी बहन का भी उसका कोई भाई है और जो भाई है वो खुद ही है। ठीक है, तो रिवर्स करके वो चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, आप रिवर्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, छोटे बच्चे को अगर कहीं पे शॉप में आप जाते हो, मार्केट में, अगर बच्चा कहीं खो जाता है तो उसको घर जाने का रास्ता पता नहीं होता है। ठीक है, घर से तो पहुंच गए वहाँ पे मम्मी के साथ, लेकिन अगर वहाँ पे मम्मी आगे पीछे होगी तो वो घर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, मतलब उसको ये नहीं पता कि अब घर कैसे जाना है। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे 7 से 11 साल के बीच में होता है तो सब चीज़ें जो है आसानी से समझ आता है कि घर से बाहर और बाहर से घर तक कैसे पहुँचना है। तो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है बच्चों में। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। लॉजिकली जो है थिंकिंग और सिस्टमेटिक रूप से थिंकिंग यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है बच्चा। और यहाँ पे बच्चा चाइल्ड इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक, यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं रहता है। ईगोसेंट्रिक मीन अब बच्चा जो है दूसरों के बारे में भी समझना शुरू करेगा। ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे में जो संरक्षण में अब बच्चा इस स्थिति में जो है इस स्टेज में संरक्षण करने में समर्थ हो जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब अब उसे यहाँ पे पता लग जाता है कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी में वो डिफ्रेंशिएट करना समझ आता है। मीन कि ये दोनों गिलास जो जूस के भरे हुए हैं इन दोनों में जो है शेप चाहे चेंज हो जाए लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, शेप चेंज होने पर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। दोनों गिलासों में समान मात्रा में जूस है। और यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 8 और यहाँ पे भी 8 ही जो है आपके ये डॉट है। ठीक है, तो दोनों ही जो है बराबर संख्या में है, उनकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो इस चीज़ को जो है कब समझना शुरू हो जाएगा बच्चा, जब बच्चा 7 और 8 साल का हो जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए एबिलिटी टू सीरियलाइजेशन, तो क्रमांकन की क्षमता भी बच्चे में आ जाती है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। अब उस चीज़ को सीरीज में लगाना शुरू कर देगा। सीरीज में लगाना मीन बच्चा जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो गया चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, चाहे आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर चाहे असेंडिंग ऑर्डर, तो इस चीज़ को समझना बच्चा शुरू कर देता है। तो सीरीज में लगाना जो है बच्चों को आ जाता है, चाहे कलर के अकॉर्डिंग हो चाहे साइज के अकॉर्डिंग हो। एबिलिटी टू क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन करने की क्षमता भी बच्चे में यहाँ पे आ जाती है। चीज़ों को वर्गीकरण करना, चाहे उनके शेप के आधार पर हो, चाहे उनका कलर के आधार पर हो, चाहे उनका साइज के आधार पर हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी बच्चे में यहाँ में आ जाती है। सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड कॉन्क्रीट नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट, जी हाँ, यहाँ पर बच्चा समस्याओं को हल करेगा, जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं समस्याओं को हल करेगा जो कॉन्क्रीट हो, मीन जो उसके सामने हो। ठीक है, नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से जो समस्याएं होगी उनको अभी तक वो सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को बोल दीजिए कि माना कि ये एक ट्रायंगल है, माना कि एक स्क्वायर है, उस चीज़ को वो अभी तक समझ नहीं पाएगा। वो चीज़ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है जो चीज़ उसके बिल्कुल सामने हो। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये डिफरेंस है। और पियाजे पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आप लास्ट में देखना चारों स्टेजेस को करने के बाद। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मीन अब अब्स्ट्रैक्ट जो है, अब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं उनको भी देखना शुरू कर देगा बच्चा, उनके बारे में भी जो है तर्क लगाना शुरू कर देगा बच्चा। और ये स्टेज 11 वर्ष और उससे आगे आती है। तो चाइल्ड डील्स विद अब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी जो है डील करना, उसके बारे में भी सोचना बच्चा शुरू कर देगा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को जो है अब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल थिंकिंग के साथ डील करना शुरू कर देगा, ठीक है। और मल्टीपल हाइपोथेसिस बच्चा यहाँ पे बनाता है, ठीक है। विल्ड मल्टीपल हाइपोथेसिस, लॉजिकल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मल्टीपल हाइपोथेसिस मीन अज्यूम करना यहाँ पे बच्चा शुरू हो जाता है। मीन फोरकास्टिंग करना, जैसे कि अनुमान लगाते हैं ना कि हाँ अगले हफ्ते बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सब जो है वो वाली थिंकिंग बच्चे में, साइंटिफिकली जो थिंकिंग है वो बच्चे में यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। और अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है एक ही प्रॉब्लम के निकालना बच्चा शुरू कर देता है। जनरलाइजेशन एंड अराइव्ड एट अब्स्ट्रैक्ट रूल्स, बच्चे यहाँ पे जनरलाइजेशन करना शुरू करेगा, जनरलाइजेशन करेगा और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बच्चा। जैसे कि चाहे वो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल बच्चे में इस स्टेज में आ जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस स्टेज की जो है विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है मैंने, ठीक है, कंपैरिजन सभी का 4 स्टेजेस का, ठीक है। तो आपने वो देख लेना है। तो नेक्स्ट है, अब हम करेंगे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत की। तो सबसे पहला है फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, बच्चे को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए, उन पे जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थोपी जानी चाहिए जो कि ज़बरदस्ती हो, ठीक है। तो उनके ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए और उनके प्रीवियस जो नॉलेज है उसकी टेस्टिंग करना चाहिए। एसिमिलेशन अकोमोडेशन को जोड़कर जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को जोड़ के जो है बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा बेटर रूप से सीखेगा। प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक रियल वर्ड एंड कंसेप्चुअल टास्क, मीन जो भी उसको टास्क दी जाएगा वो रियल वर्ड से इंटरेक्टिव होना चाहिए, वैसा काम बच्चों को देना चाहिए ताकि उसकी लर्निंग बेटर हो। एनकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग प्रोग्रेस, उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी लर्निंग है उसको खुद असेस कर सके, खुद एनालाइज कर सके। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट बाय द स्टूडेंट्स नॉट पैसिवली, ये बात पक्की है कि बच्चे जो है एक्टिव रूप से सीखते हैं, एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि पैसिव रूप से। और लैंग्वेज इज द प्राइमरी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट, अब आपको पता है जो हमारी भाषा है वही एक जो है हमारा प्राइमरी जो है सिंबॉलिक एक्सप्रेस करती है हमारे थॉट्स को, जो है हमारी भाषा है। और वाइल प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपका मैच्योरेशन लेवल है ऑफ द चिल्ड्रन टू हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जी हाँ, बच्चे के मैच्योरिटी के बेस पर ही बच्चे को लर्निंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब बच्चे की मैच्योरिटी होगी, जिस लेवल पर बच्चे की मैच्योरिटी होगी उसी तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। तभी तो बच्चों की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही जो है कक्षा में, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए, सेकंड क्लास के बच्चों के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम, सिलेबस और बुक्स तैयार की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ऑल ओवर जो है पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का सिद्धांत। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो भी है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट MCQ, जो भी इसके इम्पोर्टेंट MCQ रहते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बोध के विकास पर पियाजे का अध्ययन उसके ब्लैंक पर प्रारंभिक अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। तो बच्चे का जो बोध का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो पियाजे ने जो है इस पर अध्ययन करने से पहले एक अध्ययन किया था। किस पे किया था वो है आपका घोंगे पे, स्नेल पर अध्ययन किया था। उसी के बेस पर जो है उसने आगे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की इंद्रियों द्वारा क्रिया की कौन सी अवस्था है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक विकास की इंद्रियों द्वारा क्रिया मीन जब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है जब बच्चों की सेंसरी मोटर स्किल द्वारा होती है तो वो कौन सी अवस्था है, तो आपने वो करी है। कौन सी है वो आपकी? ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या 7 से 11 वर्ष तक, या 11 वर्ष है इससे अधिक के लिए। तो ये है आपका ऑप्शन
1 जन्म से 2 वर्ष तक, तो 0 से 2 साल तक जो है आपकी कौन सी स्टेज आती है, सेंसरी मोटर स्टेज आती है, ठीक है। और 2 से 7 साल तक आपकी कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 वर्ष से इससे दिखाते हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। तो अहम केंद्रित हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चा है वो खुद को समाज का विश्व का केंद्र मानता है, ठीक है, और सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण क्या है, तो आपने देखा कि क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाइंग पूछा है। तो क्लासिफाइंग क्या होता है, जब बच्चा जो है डिफरेंट सेम, जैसे कि अलग अलग कलर की जो है चीज़ें दे दीजिए बच्चों को, ठीक है, सेम कलर की जो है उसमें 2-3 कलर सेम है, तो उन सब कलरों को अलग एक कैटेगरी में रखना। जैसे नीले रंग की जो चीज़ें हैं वो एक कैटेगरी में रखना, काले रंग की चीज़ें एक कैटेगरी में रखना, हरे रंग की चीज़ें एक कैटेगरी में रखना। जब बच्चा इन चीज़ों को करने में सक्षम हो जाता है तो मीन उसी में वर्गीकरण करना आ गया है, ठीक है। तो ये आयु के अनुसार बच्चे के समूह बनाना, 1 मिनट, यहाँ पे आयु, यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ है, ठीक है। तो आयु के अनुसार बच्चों के समूह बनाना, उसको वर्गीकरण कहेंगे, जी नहीं। सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चों के समूह बनाना, जी नहीं। सामान्य विशेषताओं के आधार पर विषयों को समूह में इकट्ठा करने की योग्यता या समूह बनाने की पद्धति को समझने की योग्यता। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 3, सामान्य पद्धति के आधार पर विषयों को समूह में इकट्ठा करने की योग्यता या सामान्य विशेषताओं के आधार पर, ठीक है। मीन जिनकी विशेषताएं सेम हैं उनको एक कैटेगरी में विभाजित करना, वो कहलाता है आपका वर्गीकरण। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य विशेषता क्या है। तो मेंटली डेवलपमेंट की जो औपचारिक संक्रियात्मक आपने कौन सी पढ़ी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में पूछा है, तो उसकी मुख्य विशेषता पूछी है। तो हमने देखा कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस की जो मुख्य विशेषता थी उसमें बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मीन जो चीज़ सामने नहीं है, सामने नहीं होगी, उसके बारे में भी वो अज्यूम करना, हाइपोथेसिस करना शुरू कर देगा। तो वो है आपका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और कॉन्क्रीट थिंकिंग आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या आपकी सेंसरी मोटर स्टेज किसके साथ संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपने देखा था कि जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेजेस थी उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें आपने इमिटेशंस जो है जरूर पढ़ा होगा, इमिटेशंस, ठीक है, अनुकरण करना, बच्चे इस स्थिति में आके जो है अनुकरण करने लगते हैं। स्मृति और मानसिक निरूपण, इसका मेमोरी और मेंटली रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे बच्चों की जो है विशेषता होती है। मेन जो बच्चे हैं, ठीक है, अपनी क्रियाओं से जो है चीज़ों को करते हैं, चीज़ों जैसे कि बच्चे भूख लगती है तो रोता है, अगर जो उसकी जो मेंटल जो उसकी बुद्धि होगी उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होगी। मीन अगर बच्चा चद्दर पर बैठा है तो चद्दर पर जो दूर खिलौना है उसको कैसे लेगा, उसको चद्दर को खींच कर लेगा, ठीक है। तो मेंटली और उसका जो मेमोरी और मेंटली रिप्रेजेंटेशन जो है इस अवस्था के मेन जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सेंसरी मोटर स्टेज के। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञानात्मक संरचना आपकी यहाँ पे है कोग्निटिव स्ट्रक्चर। कोग्निटिव स्ट्रक्चर, तो हमने जो ब्रेन को 2 भागों में विभाजित किया है पियाजे ने, ठीक है, ये उसी में है ये, तो आपने वो वीडियो जरूर देख लेनी है, ठीक है। तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर को संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, परसेप्शन, प्रत्यक्षण या एडजस्टमेंट, इंक्लूजन या स्कीमा। तो वो कहलाती है यहाँ पे समावेशन, इंक्लूजन कहलाती है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर में जो है ये बात उन्होंने सामने रखी कि जो बच्चे हैं, बच्चों का विकास है उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, ठीक कर लेना, 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, इंक्लूजन। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो कौन से स्टेजेस में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात किस स्टेजेस में आई थी, यहाँ पे देखिए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपकी आई थी ये ऑप्शन 4
प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा समझ गया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका भी अस्तित्व होते हैं, आउट ऑफ द साइट होगी लेकिन आउट ऑफ द माइंड नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह सिद्धांत, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? तो आपको पता है ये किसने कही है बात? ये कही है आपके पियाजे ने कही है। ठीक है फ्रेंड्स, पियाजे ने ये बात कही है। पेबलव है, इसका जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उन्होंने दे रखी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दे रखी है, और जो स्किनर है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी तीनों ही थ्योरी जो है मैंने डिस्कस कर दी है, उसकी वीडियोस जो है आपकी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी टाइटल करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको भी वैसे हम तो थोड़ा आगे कर लेंगे, और वैसे मैंने अलग से इनकी थ्योरीज जो है वीडियोस बना दी है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। ठीक है, लॉजिकल जो है बच्चे में सबसे पहले किस अवस्था में आता है? ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है, तो घटनाएं और वस्तुओं के बारे में चिंतन कब शुरू कर देता है बच्चा यहाँ पे? तो ये है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में लॉजिकल रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला लॉजिक इसी अवस्था में आता है। नेक्स्ट है बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान आपको पता है, ये करी है हमारे पियाजे ने, जीन पियाजे ने। और आपका जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने जो है यहाँ पे एरिक्सन की जो थ्योरी है वो है साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी किसने दी है? वो एरिक्सन ने दे रखी है। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आपको पता है जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में कौन सी स्टेज में आती है? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है बच्चे की, आपकी लास्ट स्टेज है, आपकी 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा ब्लैंक सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे बेहतर क्या सीखता है बच्चा? यहाँ पे यही यहाँ पे पूछा है, तो आपने बताना है यहाँ पे कि बच्चा सेंसरी के थ्रू सबसे ज़्यादा सीखता है, अपनी जो संवेगात्मक जो इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा यहाँ पे चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा न्यूट्रल तो नहीं सीखता है। ठीक है, अमूर्त तरीके से, अमूर्त आपको पता है कब यूज होता है आपका? अमूर्त आपका 4th स्टेज में आता है। और भाषा के अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, इंद्रियों के द्वारा बच्चा इस स्टेज में सीखता है। पहले अवस्था की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? तो ये तो किसने कहा है? हमारे जीन पियाजे ने ही कहा है कि नकल से नहीं बल्कि खोज से जो है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ये हमने किस स्टेज की विशेषता पढ़ी थी? तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की विशेषता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? ठीक है, तो जब बच्चे के दिमाग में जो पहले से चल रहा है उसमें और जो है थॉट्स अगर डाल दी जाए तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है हमारा एसिमिलेशन या सात्मीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एसिमिलेट करना। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव रहता है? तो जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे में 6 वर्ष तक जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता मीन जो आपकी कोग्निटिव मैच्योरिटी है उसका जो है इसमें डेफिशिएंसी या अपरिपक्वता का अभाव रहता है 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत में थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी किसने दी? ये दी है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो अवधि आपको पता है कौन सी है? वह है आपकी 11 वर्ष या इससे 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करता है? और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से हाइपोथेसिस लगाना शुरू करता है बच्चा, और हाइपोथेसिस के बेस पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ऐसे नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। तो ये आपकी एक ही अवस्था है, वो हमने 4th अवस्था हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये आपकी अमूर्त चिंतन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीन पियाजे से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते थे इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे सारे डिस्कस किए हैं। और इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि उसमें पिक्चर के माध्यम से मैंने जो एसिमुलेशन है, ठीक है, अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है, वो सारा उसमें समझाया है। तो वो ज़रूर देखिएगा आप वीडियोज़, और प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।